जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने इंटीग्रेशन की बात की थी लास्ट टाइम। इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की तरफ हम आज बढ़ रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन का है टाइम, ये है सबसे हार्ड वर्किंग टाइम। ये दिमाग को सबसे ज़्यादा स्ट्रेन करता है। इट रिक्वायर्स द मोस्ट एफर्ट। और इसके बाद असल में जो चेंज आती है, आज हम उसकी तरफ बात कर रहे हैं। हमने बात शुरू की थी फ्रॉम एक्सपोजर। एक्सपोजर वाज द फर्स्ट प्लेस, आई मीन इग्नोरेंस वाज द फर्स्ट प्लेस, द ज़ीरो प्लेस जिधर हम खड़े हैं। ज़ीरो से हम जब वन पे आते हैं तो दैट इज़ एक्सपोजर। वन से जब टू पे आते हैं तो दैट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ द हार्ड वर्क। जो एक्सपोजर में जो हार्ड वर्क है, वो सिर्फ अपने आप को हम्बल रखना है, ओपन रखना है। और जो इधर हार्ड वर्क है, वो एक नई हैबिट को डेवलप करना है। और जब वो हैबिट डेवलप हो जाती है और उसमें ईज़ पैदा हो जाती है, तो इसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं। दिस इज़ द स्टेज कॉल्ड फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन। आमतौर पर ये ख्याल होता है कि जो इंटरनलाइजेशन होगी ये कोई एक ब्रेक थ्रू होगा। नहीं, असल में ब्रेक थ्रू इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक्सपोजर में है, जिधर के आपको ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको मुझे ठीक करना है। छोटी सी या बड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको मुझे ठीक करना है। और इसके बाद एक हार्ड वर्क शुरू होता है। उस हार्ड वर्क के अंदर एक ईज़ पैदा होती है सिर्फ। एंड दैट इज़ वेयर इंटरनलाइजेशन हैपन्स। इंटरनलाइजेशन को आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन ये असल में इट इज़ जस्ट एन अराइविंग। इस वक्त जिस जो हम स्टेज पे हैं, विच इज़ इंटीग्रेशन, तो बहुत सारे अक्सर लोगों ने, क्लाइंट्स ने, जिनसे हम रेगुलर सेशंस करते हैं, उन्होंने जब बात की है तो वो ये कहते हैं, जो उनकी एक फेमिलियर क्वेश्चन होता है या एक फेमिलियर स्टेटमेंट होती है, वो ये है, आई एम प्रैक्टिसिंग बट इट्स टायरिंग बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। वाई डज इट स्टिल फील लाइक वर्क? मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन क्यों ऐसा है कि अभी भी एक उसमें मेहनत करनी पड़ती है? shouldn't इट बी ईजियर बाय नाउ? ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये सवालात होते हैं। और मैं फिर से एक बार आपके सामने ले आऊँ जी, कि जो हमारा टोटल प्रोसेस है वो क्या है। वो हमने ये बात की थी कि इग्नोरेंस से एक्सपोजर, ये जो है, दिस इज़ एक्चुअली यू गेट एक्सपोज टू अ प्रॉब्लम। इसके बाद आप उसमें मेहनत शुरू करते हैं, और ये मेहनत जारी रहती है यहाँ तक कि ये एक तरह से ट्रांसेंड कर जाती है इंटरनलाइजेशन में। लेकिन इस मेहनत में जो असल इशू है वो है क्या? यानी क्यों ये वजह बनती है कि इसमें ये जो फीलिंग ऑफ एग्जॉस्शन है ये पैदा होती है? व्हाट इंटीग्रेशन रियली इन्वॉल्व? व्हाई इंटीग्रेशन फील्स एग्जॉस्टिंग? इसमें इट रिक्वायर्स कॉन्शियस अटेंशन। ऑब्वियसली एक नई हैबिट है, आपको ये भी याद रखना है कि ये वो सिचुएशन पैदा हो गई है जिधर वो मेरी बुरी हैबिट जो है, जिसको मुझे ओवरकम करना है। इट रिक्वायर्स ओवर राइडिंग ओल्ड हैबिट्स। आपका दिमाग जो है वो इस तरफ माइल कर रहा है कि जो कर रहे थे वही सेफ है, वही करते रहना चाहिए। बिकॉज आपको पता है, दिमाग की जो सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आप कोई नई चीज़ करें तो उसमें एक डेंजर इन्वॉल्व है। उस डेंजर से वो आपको बचाना चाहता है, लिहाजा वो इस वक्त आपके उस प्लान्ड एक्शन के एक नौयत के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। तो इट रिक्वायर्स ओवर राइडिंग ओल्ड हैबिट्स, एंड इट इज़ रिपीटेड एफर्ट। बार बार आपको एफर्ट करनी है। और देखिए, ये एफर्ट किस किस जगह पे करनी है। सबसे पहले इस जगह पे कॉन्शियस होना है कि मेरी ये टाइम आ गया है कि जिधर मुझे इस नई चीज़ को या नए रिस्पॉन्स को लेके आना है। हम अक्सर औकात तो कॉन्शियस ही नहीं हो पाते। उस कॉन्शियसनेस के बाद नेक्स्ट स्टेज ये है कि वो जो अंदर की रेजिस्टेंस है, वही काम करते जाओ कि जो कर रहे थे उसको मुझे ओवरकम करके एक नया काम करना है। और ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर एक मेमोरी होती है। और मैं इससे आज ये कह रहा हूँ, इट शुड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली देन इट हैज़ फॉर फॉर ईयर्स। मैं अगर आज एक नई हैबिट चेंज करने, एक नई हैबिट बनाना चाहता हूँ, तो इट इट मीन्स दैट आई एम आस्किंग माई ब्रेन टू डू समथिंग विच इट हैज़ नॉट डन फॉर 62-63 ईयर्स। तो अब इसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। ये तो हम वैसे भी जानते हैं ना। आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि जो दिमाग है वो एक फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेट है, वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेट। लेकिन वो दिमाग, वो आपकी बॉडी की एनर्जी के एक सिग्निफिकेंट लेवल पे, तकरीबन 25 से 30% एनर्जी जो है
वो इस छोटे से चंद ग्राम्स के दिमाग ने खा जानी है। और जिस वक़्त ये एफ़र्ट वो कर रहा होता है तो वो और भी ज़्यादा खाता है। लिहाज़ा इस वजह से इट फ़ील्स वेरी एग्ज़ॉस्टिंग। इसमें जो आपने क्रिटिकली रीफ्रेम करना है इस एग्ज़ॉशन को, वो ये करना है कि एफ़र्ट हियर मीन्स दैट इन माय ब्रेन न्यू पाथवेज़ आर बीइंग बिल्ट, ओल्ड वन्स आर बीइंग इंटरप्टेड। ये जो फटीग इस वक़्त हो रही है स्टेज पे, ये रेज़िस्टेंस नहीं है, ये रीवायरिंग है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस एफर्ट, मुझे इसको रिवायर करना है। ये वैसे ही जिस तरह मैंने सबसे पहले कलम पकड़ना सीखा था, उसके बाद बड़ा बुरा सा ए लिखा होगा या बी लिखा होगा या कैट लिखा होगा, एंड टुडे आई कैन राइट एफर्टलेसली। ये जो एंड इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट आई कैन राइट इफ़ आई वांट टू राइट। अगर मुझे लैंग्वेज आती है तो मेरे लिए उस लैंग्वेज को लिखना कोई मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो इसी तरह से ये टाइम भी आ जाएगा कि आप ये नई चीज़ें जो कर रहे हैं ये करने लग पड़ेंगे। वॉट इंटरनलाइजेशन इज एंड इज नॉट। इंटरनलाइजेशन इज ईज, वो जो आप कर रहे थे इंटरनलाइजेशन, अब इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन में जब आप जा रहे हैं तो इसमें जो बुनियादी फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपको महसूस होगा कि वो इतनी एफर्ट नहीं मांग रहा। पहले बहुत सटल होगी, आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि अभी आई स्टिल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट विद टाइम इट विल बिकम ईजियर। ये जो ईज़ है आपकी इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन जाएगा। वो जो चीज़ आप पहले कॉन्शियस हो के याद करते थे कि ये वो टाइम है कि जिधर मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है या मुझे काम रहना है, अब वो आपके लिए इंस्टिंक्टिव फैसला हो जाएगा। यू बिकम मोर रिलायबल। मेरा वो रिस्पॉन्स ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट दैट यूल बिकम परफेक्ट। ये परफेक्शन नहीं है। ये तो मैं वैसे भी बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस दुनिया में इंसान के लिए परफेक्शन, एक आम आदमी के लिए, हमारे जैसे एक आम इंसान के लिए परफेक्शन सिर्फ एक टारगेट हो सकता है, ये अचीवेबल नहीं है। इसका मतलब इमोशनल नमनेस भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अब आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन वो ईज़ पैदा हो गई है। और एब्सेंस ऑफ चैलेंज भी नहीं है। ज़िंदगी ने हमेशा नई सिचुएशंस, नए सर्कमस्टांसेस, नए हालात, नए कॉन्टेक्स्ट पैदा करते रहने हैं, और उसमें मेरे लिए चैलेंजेस भी क्रिएट होते रहने हैं। इस चीज़ का मुझे हर वक्त ख्याल रखना है। ये शिफ्ट होती कैसे है? इसमें जो पैदा होती है शिफ्ट, ये बेसिकली आपके उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी से, यानी यूँ समझ लें कि अगर वो एक्शन जो है वो एक डेली बेसिस का एक्शन है तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी। लेकिन अगर वो वीक में एक दफ़ा होता है, आप किसी के घर जाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, और उधर वो सिचुएशन पैदा होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, यानी वो जो आपके किरदार का हिस्सा बनना है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज़ लो। कंसिस्टेंसी है और टाइम है, यानी यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल द वे। आपने इस चीज़ के बारे में एहतियात करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियाँ नहीं होंगी, इंटीग्रेशन में बेतहाशा गलतियाँ होंगी। ये वो टाइम है जिसमें कि एफर्ट लगती है, और कई दफ़ा हम अनकॉन्शियसली वो काम कर जाते हैं जो हम पहले कर रहे होते हैं। इसमें एक बड़ी फेमिलियर सी एनालॉजी मैंने सामने रखी है आपके, कि आप अगर कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, या आपने अगर किसी बच्चे की डेवलपमेंट देखी हो, तो वो टूटे फूटे अल्फाज बोल रहा होता है। वो अक्सर औकात अल्फाज में भी, आई रिमेंबर इट वॉज अ टाइम ऑफ स्लाइट ग्रीफ, माई माई ग्रैंड सन, उसको जब हम कहते थे ना कि वो गिनती सुनाए, तो वो 1 2 3 सुनाते हुए ही वुड रीच 1 2 3 4 5 6 एंड देन सेना। ही वुड नॉट से 7, ही वुड से सेना, एंड देन देयर केम अ टाइम व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग 7, एंड इट वाज विदाउट एफर्ट। कोई कोई नया काम नहीं किया, किसी ने उसको करेक्ट नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसको हम बार बार कहते थे कि ये गलत हो रहा है। उसने खुद ही सुन सुन के उसको 7 कर लिया। जब ये हुआ तो हमारे लिए वो जो चीज़ थी वो एक नौयत का ग्रीफ था कि वो टाइम गुजर गया है। देयर वाज अ टाइम जब उसकी डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस था ये हमारे सामने था, और हम देख रहे थे कि ये बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अब ये एक्शन जो है आपका, इट बिकम्स नॉट, the story becomes your internal story, it will become not your effort, like जब तक ये स्टोरी ये रहेगी कि आई एम ट्राइंग टू बी काम, तो ये असल में एक एक्शन है, एक बिहेवियर है जिसको कि आप फोकस कर रहे हैं। द एफर्ट रिमेन्स हाई। और एक दिन आएगा कि जब ये स्टोरी बन जाएगी कि मैं आई एम समवन हु इज़ काम, हु रिस्पॉन्ड्स कामली, या हु रिस्पॉन्ड्स थॉटफुली।
ये जो स्टोरी का चेंज होना है ये अंदर होता है और ये ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए कोई, यानी यूँ समझ लें कि इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की तरफ आपकी एफर्ट इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। वो एफर्ट वही है जो इंटीग्रेशन में चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं कि वो कंसिस्टेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें आप टाइम देंगे और एक दिन अचानक ये ऐसे बन जाएगा। यानी एक दिन अचानक ये आपकी आइडेंटिटी की स्टोरी बन जाएगी। लेकिन आपको ये मालूम कैसे होगा कि ये इंटरनलाइजेशन की स्टेज आ गई है? इसको मैंने लिखा है अ क्वाइट मार्कर ऑफ प्रोग्रेस। अवेयरनेस कम्स आफ्टर द रिस्पॉन्स। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बिल्कुल आगाज में जब एक्सपोजर हुआ था तो अवेयरनेस नहीं होती थी, कई दफ़ा रिस्पॉन्स पहले हो जाता था और बाद में पता चलता था ओहो मुझे तो यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करना था। अब भी वही सूरत बन जाएगी कि अवेयरनेस बाद में आएगी, रिस्पॉन्स पहले हो जाएगा। यू नोटिस चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली। आपको अंदाज़ा, ओह वहाँ पे मैंने ठीक रिस्पॉन्स दे दिया, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था लेकिन मैंने ठीक रिस्पॉन्स दे दिया। यहाँ पर इस स्टेज पर जो बिलअमूम गलतियाँ होती हैं जो इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हैं वो ये कि, और ये भी नेचुरल होती हैं क्योंकि हमको इसका कॉन्शियसली अंदाज़ा नहीं होता कि हम अब उस स्टेज पे पहुँच गए हैं, इसलिए इन पे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी लेकिन ये हो जाती हैं कि वी आर कॉन्स्टेंटली सेल्फ चेकिंग। जिस तरह से हम इंटीग्रेशन के आगाज़ में अपने आप को बार बार चेक कर रहे थे, उसी तरह से इस स्टेज पे भी चेक कर रहे होते हैं। एक्सेसिव करेक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को, अपने वर्ड्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को ज़्यादा कॉन्शियस रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता, वी डोंट लेट गो, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ईज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसमें जो द की शिफ्ट रिक्वायर्ड इज फ्रॉम एफर्ट टू ट्रस्ट। अब नाउ यू हैव रीच्ड द स्टेज वेयर इंटरनलाइजेशन रिक्वायर्स ट्रस्ट इन रेपिटेशन। ये हो जाएगा व्हेन द टाइम कम्स, आई विल गिव द राइट रिस्पॉन्स। ट्रस्ट इन टाइम, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। मैंने जो प्रोसेस इख्तियार किया है वो इस तरफ ले जाएगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस एक दिन मेरी सेकंड नेचर बननी शुरू हो जाएगी। और इसमें जो फेथ बेस्ड लेंस अगर देखें तो तवक्कुल है ये एस्पेक्ट इसका, कि जिसमें मैंने कोशिश तो कर ली है और नताइज को अल्लाह के हवाले कर दिया है कि आई नाउ रिलीज कंट्रोल ऑफ हाउ फास्ट चेंज सेटल्स, लेट इट बी decided by God. I'm not going to take anything. I'm just going to keep on doing what I'm doing, and one day it'll become easier for me. What helps internalization happen? इसमें जो सपोर्टिव प्रैक्टिसेस हैं वो ये कि चूज़ कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बजाय से कि अपने आप को बहुत ज़्यादा हर वक्त टॉर्चर में रखें, नहीं, हमने कंसिस्टेंट रहना है। हमारा फोकस ये है कि हम अपने मामलात को रिलैक्स मोड में अच्छे तरीके से, वी विल कीप डूइंग देम एंड वेट फॉर द टाइम टू मेक इट आवर हैबिट। लूसेंट सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को, अपने ऊपर अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसको थोड़ा सा इस मामले में कम करें। एंकर रिफ्लेक्शन इन आइडेंटिटी, बजाय इसके कि बिहेवियर पे आपका फोकस हो, आइडेंटिटी पे फोकस हो कि आई एम अ पर्सन हु कैन एक्स वाई जेड, जो भी आप उसको ट्राई कर रहे हैं। प्रैक्टिस जेंटलनेस विद योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी वेरी हार्श, देयर विल बी मिस्टेक्स एंड देयर विल बी मिस्टेक्स एट ऑल टाइम्स। आप जिस भी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इवन इंटरनलाइजेशन के बाद भी गलतियां हो जाएंगी। वी हैव टू बी जेंटल विद आवर सेल्व्स। और हाउ डज इंटरनलाइजेशन लुक लाइक? ओल्ड पैटर्न स्टिल अपीयर अंडर स्ट्रेस। आप अगर थके हुए हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो इसके नतीजे में ये हो सकता है कि वो आते रहें बार बार। रिकवरी इसमें तेज़ हो जाएगी, यानी आ जाएगी, गलती हो जाएगी, लेकिन यू विल नॉट बी फ्रेटिंग ओवर इट फॉर डेज। और द न्यू रिस्पॉन्स अपीयर्स मोर ऑफन। आपका जो नया प्रेफर्ड रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा मर्तबा आपके से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स में, रिफ्लेक्स में नमूदार हो जाएगा। इसकी जो जर्नलिंग है वो किस तरह करते हैं, मैं इसके बारे में भी इसके बाद मैं आपको एक सैम्पल जर्नल भी दिखा दूंगा। ये हैं वो क्वेश्चंस। वेयर एम आई स्टिल ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव? इज इट द कॉन्शियसनेस? इज इट द एक्शन? इज इट द बिहेवियर? व्हेन हैव आई रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली विदाउट प्लानिंग इट? व्हाट न्यू आइडेंटिटी माइट बी क्वाइटली फॉर्मिंग? व्हाट वुड इट लुक लाइक टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस मोर? ये मैं इनके जवाब जब लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा। और द अराइवल ऑफ इंटरनलाइजेशन ये है
कि ये रिकग्निशन अचानक एक दिन पैदा हो गया आपको कि मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की थी, ये हो गया। ये मैंने पिछली दफ़ा आपको शेयर किया था अपने एक दोस्त का, जिन्होंने ये बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इसको अवॉइड कर रहा था, बैड माउथिंग करने को, लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता था। कई दफ़ा कंट्रोल भी होता था, बट आई यूज टू ट्राई वेरी हार्ड। यानी दिल ऐसे ज़ुबान पे आई हुई बात होती थी, लेकिन मैं उसको रोक रहा होता था। और फिर एक दिन मुझे उन्होंने आफ्टर अबाउट 10-12 वीक्स उन्होंने एक दिन अचानक कहा कि ये, और बड़े खुश थे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि इस दफ़ा मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये मैंने नहीं किया। आई डिड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, आई जस्ट केप्ट क्वाइट। तो इट जस्ट हैपेंड। एंड इफ वी पुट इट ऑल टुगेदर, तो इग्नोरेंस टू एक्सपोजर जो है वो ओपननेस का तकाजा करता है। एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन जो है ये प्रैक्टिस का तकाजा करता है। और इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन जो है ये ट्रस्ट का तकाजा करता है कि इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग वन डे आई विल रीच दैट लेवल। इसमें अक्सर औकात जो फ्रस्ट्रेटेड किस्म की बातें हो रही होती हैं वो ये हो रही होती हैं कि नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। नहीं, हर एक का लर्निंग का प्रोसेस, उसका टाइम उसने अपने लिहाज से लेना है। वो आदतें कितनी डीप रूटेड हैं कि हम सब के बारे में कोई जनरल रूल नहीं बना सकते कि इतना टाइम लगता है। इट कैन टेक टाइम, सो ट्रस्ट द प्रोसेस। और क्लोजिंग इंसाइट ये है कि ग्रोथ डज नॉट एंड विद मास्टरी। इवन आफ्टर यू हैव रीच्ड देयर, you have not become perfect, but it will become a part of your character. There will be mistakes, but let's say people around you will recognize that most of the times this is the way you behave. It will become more sort of predictable कि ये आप करेंगे। और इसकी जो फाइनल कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है वो ये है कि वेयर इन माई लाइफ माइट आई नीड मोर ट्रस्ट, नॉट मोर एफर्ट। मैं कर रहा हूँ, ठीक कर लेता हूँ। या आपने देखा होगा कि जिस वक्त जो जो आप में से बहनें कुकिंग करती हैं, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि देयर वाज अ टाइम वेयर एवरी एक्शन वाज वेरी कॉन्शियस, एंड टुडे यू कैन मेक समथिंग, अ डिश मे बी, विदाउट मच थॉट अबाउट इट। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कि आपको यू हैव टू मेजर ऑल दोज थिंग्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो था ना कि कितना टाइम इसमें लगता है और कितना टाइम इसमें लगता है, नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर एंड इट बिकम्स ईजियर। तो यू हैव टू ट्रस्ट मोर रादर देन एफर्ट। मैं साथ ही आपके सामने जर्नल एंट्री ले आता हूँ, अब जो मैंने की थी सैम्पल के तौर पर आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर एम आई स्टिल ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव। जैसे मैंने ये लिखा कि आई नोटिस दैट व्हेन इरिटेशन अराइजेस आई समटाइम्स मॉनिटर माई सेल्फ टू क्लोजली, watching every word and judging whether I am responding correctly. I'm still trying to control the moment instead of allowing the restraint I've practiced to emerge naturally. इस वक्त बजाय इसके कि वो जो होना है वो नेचुरली हो जाए, मैं उसको कंट्रोल कर रहा होता हूँ, अपने रिस्पॉन्स को देख रहा होता हूँ कि मैं ठीक वर्ड्स यूज़ करूँ, ठीक लहजा होना चाहिए मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि व्हेन हैव आई रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। जिस तरह मैंने अभी आपको अपने एक दोस्त की मिसाल दी, recently I noticed that during a challenging conversation I paused and listened without consciously reminding myself to do so. I only realized afterward that I hadn't reacted the way I usually do. The restraint appeared before awareness. और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि when what new identity might be quietly forming through repeated practice. उस पे मैंने ये लिखा कि through repeated restraint I sense a shift from seeing myself as someone who must defend my position to someone who can tolerate disagreement without losing composure. I am beginning to see myself as a person who listens thoughtfully even when emotions are stirred. और आखिरी क्वेश्चन ये था कि what would it look like to trust this process a little more? इसमें मेरा ये ख्याल है कि trusting this process would mean loosening my self-monitoring during conversations and allowing the practiced restraint to function on its own. It would mean accepting that irritation may still arise, but trusting that my response no longer needs constant supervision. ये मैंने आपके साथ शेयर करना था जी आज। ये जो हमारा प्रोसेस है इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से रीट्रेट करूं, ये एक
नौयत की ऑटोमेट्रिक ट्रांजिशन है फ्रॉम इन योर प्रैक्टिस। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप अनकॉन्शियसली एक दिन जो काम बड़ा कॉन्शियसली पेंसिल पकड़ के लिख रहे थे, वो अनकॉन्शियसली एक दिन आपने लिखना शुरू कर दिया। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं कि अब आपका ये स्टेप आता है और आप वो लेते हैं फिर ईज़ पैदा होती है। एक दिन अचानक वो जो प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल थी वो आसानी में बदल जाती है। ये एक बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन होती है। और इसके बाद आज जब आप लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते भी नहीं है कि मुझे पेंसिल किस तरह से पकड़नी है। और वो जो टीचर ने पहले कुछ हो सकता है कि 2 महीने लगा दिए हों इस पे, सर पे टवल की है उसने कि ये पेंसिल ठीक तरह पकड़ता नहीं है, उसको आज पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे, एंड नाउ आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि नेक्स्ट सेशन में आप कोई एक चीज़ पिक कर लें जिसमें आपको लगता है कि वो आपकी हैबिट जो है वो इंटरनलाइजेशन की स्टेज पे आ गई है। यानी नॉट नेसेसरली कि बिल्कुल ही टोटल 100% ईज पैदा हो गई है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क पड़ गया है। उसके बारे में इस जर्नल को अगर आप कर लें तो वो शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अब।